जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, ये यूनिक पब्लिकेशन का लेके आए हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी का जो एग्जाम होने वाली है दोस्तों, उसके लिए हम लोग सेट प्रैक्टिस डेली वाइज पे करने वाले हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय प्रैक्टिस वर्कबुक और हल प्रश्न इसमें रहेंगे, संपूर्ण व्याख्यात्मक हल सहित रहेंगे। टोटल आपको देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट है और 10 हल प्रश्न पत्र है। ये टोटल के टोटल हमारे पास 30 सेट होने वाले हैं। ये अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रम जो है, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी या निम्न लिपक है ना, फाइलेरिया निरीक्षक या सहायक अनुदेशक जो भी है, उन लोगों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है ये पब्लिकेशन। तो इसमें जो हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस में आपको बता देते हैं। पहले प्रीवियस ईयर होने वाली हम लोग का हल प्रश्न मतलब प्रीवियस ईयर। ये टोटल जो हमारे पास 10 से सेट है। इसमें जो हम लोग पहले करने वाले हैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय जो परीक्षा होने वाली है 29/1/2017 में पूछे गए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आइए कॉपी और कलम अपने ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी दोस्तों। जैसे ही ये पहला खत्म होगी, आज जैसे हम लोग ने ये खत्म किया, ठीक है, नेक्स्ट कल जो होगी दोस्तों द प्लेटफॉर्म की करा देंगे, ठीक है ना, रुक्मणी प्रकाशन का, उसका भी हम लोग दोनों साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें जैसे टोटल सेट है कितना दोस्तों 30 है और उसमें टोटल सेट है 24। मतलब हम लोग 54 डे में 54 के 54 सेट प्रैक्टिस बनाने वाले हैं। उसके बाद महा मैराथन क्लासेस चलने वाली है, ठीक है दोस्तों। जीके के पूरे इसका आपका मैराथन क्लासेस ला दूंगा, फिर इसका भी मॉडल प्रैक्टिस का भी मैराथन क्लासेस, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी है ना, और जीएस का भी। बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए यदि आप बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पहला मॉडल प्रैक्टिस पहला तो देखिए आ चुके हैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय जो पीटी होता है उसका जो हम लोग देखेंगे। परीक्षा 29/1/2017 में हुआ, उसके स्मृति पर आधारित ये प्रश्न है। प्रत्येक जीके और जीएस के लिए आपको बताए दोस्तों, जीके और जीएस के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेंगे, ठीक है। 5 सेकंड का आप लोग को समय मिलेगा। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको बताए दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको 30 सेकेंड को समय मिलने वाला है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या बनता है। पहला तो जीके जीएस ही दिख रहा है, तो इस जीके जीएस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, इसका 5 सेकेंड आप लोग को मिलने वाली है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने शुरू किया था। कौन शुरू किए हैं, आंसर बताइएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। और यह कब किए थे दोस्तों, तो 1938 ईस्वी में, ठीक है। 1938 ईस्वी में नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था, अगस्त में। अगला प्रश्न देखिए कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। जो मेगास्थनीज एक राजदूत आया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में क्या बना था। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ये राजदूत बन के आया था ना, आंसर हमारा बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, और इंडिका नामक पुस्तक भी मेगास्थनीज का है। अगला प्रश्न देखें कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्हें पर्शियन कहाँ सीखी। पर्शियन कहाँ पे सीखे थे वो, आंसर क्या बनेगा इसका, तो राइट आंसर बनेगा इसका आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब इनको शिक्षा वहां पे प्राप्त होती है और उन्होंने पर्शियन वहीं पे सीखी थी, आनंदपुर साहिब में। और बता दें गुरु गोविंद सिंह की जन्म जो होती है कब होती है, तो 1666 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु जो होता है 1708 ईस्वी में हो जाती है। 1708 में इनकी होती है। और जन्म कहाँ पे होता है ये पता ही है दोस्तों, पटना बिहार में होता है इनका जन्म। और अपने जन्म के बाद जो है पटना में वे 4 वर्ष रहे थे और 1670 ईस्वी में 1670 में उनका परिवार जो है पंजाब वापस लौट आया। और उसके बाद 1672 में वे चक नन की मतलब आनंदपुर साहिब वहाँ पे गांव है चले गए और वहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, सरोद। सरोद बजाने के लिए अमजद अली खान को जाना जाता है। सरोद अमजद अली खान। और सितार कौन बजाते हैं, तो सितार का भी जान लीजिए दोस्तों, पंडित रविशंकर बजाते हैं, ठीक है। और सारंगी, सारंगी कौन बजाते हैं, तो सारंगी बजाते हैं उस्ताद बिंदु खान, है ना। तबला तो आपको पता है जाकिर हुसैन।
अगला प्रश्न देखिए, अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी, कौन से दौरान हुआ था? साब साब सभ्यता काल में, या ईरानी सभ्यता काल में, या ग्रीक सभ्यता काल में, या रोमन सभ्यता काल में? आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर बनेगा आपकी ग्रीक सभ्यता काल में, है ना। ऑप्शन राइट आंसर हम लोग का सी बनेगा यहाँ पे। अबेकस की खोज जो है ग्रीक सभ्यता काल में हुआ था। अबेकस एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है टेबल, है ना। यह गणना की एक पुरानी यंत्र है जिसका प्रयोग वर्तमान समय में भी होता है। प्राचीन काल में जब अंकों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इसका आविष्कार सर्वप्रथम चीन और बेबीलोन में हुआ था, और इसका बहुत सारे देश भी मान्यता दिए थे। अगला प्रश्न देखिए कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में जर्मनी पे कौन शासन किया था? आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर बनेगा यहाँ पे 18वीं नहीं 19वीं शताब्दी होनी चाहिए। 18वीं से 19वीं तक, ठीक है, 18वीं से 19वीं शताब्दी तक जर्मनी पे शासन किया था ऑस्ट्रेलिया ने। आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के कोरम में कुल सदस्यों की संख्या आवश्यक है कितना? बताइए। आंसर बनेगा क्या? देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद जो है आपको 100 के 3 में जो है स्पष्ट कहा गया है कि जब तक संसद जो है विधि द्वारा अन्यत्र उपबंध नहीं कर रहे हैं, तब तक जो है संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम जो है सदन के सदस्य की कुल संख्या का कितना भाग होगी? तो 1/10 भाग होगी, है ना। ये आर्टिकल 100 के 3 में बोला गया है, अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, साप्ताहिक पत्रिका जो है शार्ली एब्दो कहाँ से शुरुआत किया गया था, मतलब प्रकाशित किया गया था? आंसर बन रही है इसका। आंसर बनेगा शार्ली एब्दो जो है यह फ्रांस की साप्ताहिक पत्रिका है। कहाँ की है? तो फ्रांस की है ना, जो पेरिस में छपती थी। कहाँ पे? पेरिस में। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न बोल रहा है कि H1N1 क्या है? H1N1 एक क्या है दोस्तों? विषाणु है, कवक है, जीवाणु है, या कारण पता नहीं है? तो आंसर इसका बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए, यह एक विषाणु है। ठीक है, इसे स्वाइन फ्लू भी हम लोग बोलते हैं, H1N1 को। अगला प्रश्न देखिए, जहां जाना माना साहित्य समारोह होता है, यहाँ पर जाना माना साहित्य समारोह होता है, कहाँ पर होता है? तो आंसर नंबर क्या होगा? जयपुर में। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। जयपुर साहित्य उत्सव राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध साहित्य उत्सव है ना। इसको शुरुआत वर्ष जो आपको बता दें कब हुआ था, तो 2006 ईस्वी में हुई थी, और प्रत्येक साल जनवरी के महीने में आयोजित होने वाला यह उत्सव एशिया के सबसे बड़े साप्ताहिक कार्यक्रम में से एक है। और इस उत्सव को हर साल हजारों पर्यटक इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप किसका प्रतीक है इसमें बताइए। तो स्तूप जो है भगवान बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बनेगा राइट आंसर। और यदि पूछे कि पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे गौतम बुद्ध, तो कहाँ पे दिए थे दोस्तों? जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, यह दिए थे सबसे पहले सारनाथ में। और सबसे ज्यादा पूछे कहाँ पे, तो यह दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए थे? सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिए थे, और सबसे पहली बार तो कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। ठीक है। और अगला देखिए, जन्म का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? तो इनके जन्म का प्रतीक जो है कमल का फूल है। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है इनका? तो अश्व है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन? आंसर बनेगा इसका विष्णुगुप्त। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? विष्णुगुप्त सबसे अंतिम था। तो इसका शुरुआत कौन किया था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, है ना। कौन था संस्थापक? श्रीगुप्त था। और इसका लास्ट कौन था? तो विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? कौन किया था? तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने किया था। मुगल सम्राट जो अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल शासन के अधीन लाने के लिए 1574 और 1576
ईस्वी के दौरान जो है दाऊद खान को पटना एवं हाजीपुर से खदेड़ दिया, और उस समय मुगल सेना का सेनापति कौन था? मुनीम खां। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी कोई जानते हैं कि इनके राज दरबार में कितने रत्न थे। तो आंसर बनेगा बी, यहाँ पे 9 रत्न थे, है ना। 9 रत्न का नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पहला कौन है? अबुल फजल, दूसरा फायजी, तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, पांचवा टोडरमल, छठा था मानसिंह, उसका पूरा नाम था राजा मानसिंह, और सातवां अब्दुल रहीम खाना, खाना मतलब कबीर थे, और आठवां थे फकीर अजीमुद्दीन, और नौवां जो था वो मुल्ला दो प्याजा था। अगला प्रश्न देखिए, गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? भारत में राजधानी उसका कौन था गोवा से पहले? और ये आया कब था दोस्तों? तो आपको बता दें 17 मई को आया था। 1498 में आया था, सबसे पहले 1498 में आया था पुर्तगाली यात्री। वो कौन था? वास्को डी गामा, जो कालीकट तट पे पहुंचा था, है ना। उसी समय जो है कोच्चिन के जो राजा थे जामोरिन, उसका स्वागत किए थे। तो देखिए ये सबसे पहले जो है गोवा से पहले पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी जो है कोच्चिन में बनाया था। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए होगा यहाँ पे। प्रश्न देखिए कि बैगनी प्रकाश के लेमडा का परास एनएम में बताना है आपको, बताइए कौन सा होगा। आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी होगा। 380 से 450 एनएम होता है, ठीक है ना। जबकि एंगस्ट्रम में बैगनी का तरंग दैर्घ्य जानेंगे तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 4600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। और एक और फैक्ट्स बता दें आपको दोस्तों कि बैंगनी रंग जो होती है, बैंगनी रंग होती है के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो सबसे ज्यादा आपको बता दे लाल का होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। और बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकिरणन जो है सबसे अधिक होता है, परिकिरणन सबसे अधिक, लेकिन तरंग दैर्घ्य इसका कम होता है। ये याद रखिए, परिकिरणन किसका सबसे ज्यादा होता है? बैंगनी का। और लाल का परिकिरणन कम होता है, जबकि तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, तो इसे एकदम गौर से रखिएगा, ठीक है। प्रकीर्णन बैंगनी में ज्यादा, तरंग दैर्घ्य कम। प्रकीर्णन इसमें लाल में कम, तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? उसके अंदर देखना है तो क्या कौन सा उपयोगी है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या प्रकाशीय तंतु, या प्रिज्म? आंसर क्या बनेगा इसका? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्रकाशीय तंतु होना चाहिए, तभी ना उसको देख सकता है अंदर से। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? यह दिन हमें बताना है कब होती है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? 21 जून, 25 दिसंबर, या 22 दिसंबर, या 10 जनवरी? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों? यह मकर रेखा पर लंबवत होता है ना। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन जहाँ पे सबसे लंबा होता है, और उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे लंबी होती है यहाँ पे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी R के बीच का रिश्ता क्या है बताना है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है कब होता है? तो आंसर पता है आपको, राइट आंसर यहाँ पे बनेगा बी, 1917 ईस्वी में होता है चंपारण सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो 1917 में चंपारण में ही किया था। वहां के किसानों के लिए तिनकठिया प्रथा से मुक्त दिलाया था। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का? तो आंसर बनेगा इसका पलाश। राइट आंसर यहाँ पे बनेगा बी, पलाश इसका है राष्ट्रीय पुष्प। अगला प्रश्न देखिए, और बिहार का क्या है? तो गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल है ना। बिहार का क्या है? गेंदा का फूल है। अगला प्रश्न देखिए, जो 583 का 293 से संबंध है, वही संबंध 488 से का किसके साथ संबंध है हमें बताना है। तो बताइए, ये तो रीजनिंग लग रहा है यहाँ पे। आंसर क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पे 5 है ना, 5 से कितना डिक्रीज हुआ है? 3। 8 है, 8 से 1 इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। 5 से 3 डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज 1,
मतलब बढ़ा है एक, और 3 की 3 ही रहने दिया। तो सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन करते हैं हम लोग, 4 से हम लोग 3 इंक्रीज करते डिक्रीज करते हैं तो 1 आएगा, ठीक, 1 आया। अब हमें क्या करना है, एक इंक्रीज करना है जो भी है, 8 से 9, मतलब 1 9 और 8 के 8, तो 198 आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ पर खोली गई थी? कहाँ पर खोली गई थी? पानीपत, लुधियाना, कानपुर या आगरा? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में खोली गई थी। राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी। और यह कब खोली गई थी? तो भारत में ऊनी कपड़ों का प्रथम कारखाना जो है लाल इमली नामक मिल की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में 1876 ईस्वी में 1876 में होती है। अगला प्रश्न देखिए कि प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं? कितने मुख्य किस्में हैं? तो आंसर क्या बनेगा इसका? 2, 4, 6 या 8? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 4 है ना। 4 किस्में कौन कौन है? तो मलबरी है, ईरी है, तसर है और मूंगा है ना। अगला प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? जालियांवाला बाग कहाँ पर है? आंसर क्या बनेगा इसका? लुधियाना, रोहतक, अमृतसर या दिल्ली? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में है। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड होता कब है? तो प्रॉपर डेट के साथ याद रखना है, 13 अप्रैल 1999, 1919 को होता है, 1919 को होता है। इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। अगला प्रश्न देखिए कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? बताना है कौन सी जनजाति है? इरुलस है या चांग है या गारोस है या खोंड है? तो आंसर क्या बनेगी इसकी? इरुलस। आंसर नंबर यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा, इरुलस। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति जो है इरुलस है। यह नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अलावा बता दें कि तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में जो है कोट, टोग और कुरुबा, ये सब और भी जनजातियां यहाँ पे निवास करती है। और चांग के बारे में बता दें दोस्तों, ये चांग, तो ये चांग कहाँ की जनजाति है? तो चांग जो बताते हैं आपको नागालैंड की है। कहाँ की? पूर्व राज्य की है, नागालैंड की है। और देखिए गारोस, गारोस कहाँ की है? ये तो गारोस मेघालय की है दोस्तों। कहाँ की है? मेघालय की है। और एक बच गया, ये लास्ट क्या है? खोंड। ये खोंड कहाँ की है? तो ये ओडिशा की है ना। अगला प्रश्न देखें, जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए, जरवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? आंसर क्या बनेगा? जरवा जनजाति जो है दोस्तों, यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बनेगा, अंडमान में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? इसका नाम क्या था? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 1973 में शुरू हुआ था। आंसर नंबर बनेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कि नीति आयोग का शुरुआत कब होता है? नीति आयोग से पहले था क्या दोस्तों? तो इससे पहले था योजना आयोग, है ना। तो ये शुरू होता कब है? 1 जनवरी 2015 से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बनेगा। और देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म होता क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का, है ना। अगला प्रश्न देखिए, और इसके अध्यक्ष तो पद हैं, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में जो भी रहते हैं ना। अगला है पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक थे कौन? आंसर बताइए। बाबा रामदेव, बाबा आमटे, विनोबा भावे या अन्ना हजारे? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बाबा विनोबा भावे थे पवनार आश्रम के संस्थापक, आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न देखिए कि जम्मू और कश्मीर के शासकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है, उर्दू है, डोगरी है या पंजाबी है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के अनुसार देखा जाए तो डोगरी कौन सी है? डोगरी है, उर्दू नहीं बल्कि डोगरी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बनेगा दोस्तों, डोगरी है यहाँ की, जम्मू और कश्मीर की। और आधिकारिक भाषा यदि पूछी जाए तो यहाँ पे शासकीय भाषा पूछी गई है, तो उसी को आधिकारिक भाषा कहते हैं। तो आधिकारिक भाषा हमारा
कौन सा हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। लेकिन की हमने तो आधिकारिक बता दिया भाषा, आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के अनुसार डोगरी को लिया गया, लेकिन कश्मीरी, हिंदू, उर्दू और अंग्रेजी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। और उर्दू और अंग्रेजी पहले आधिकारिक भाषा थी। जो उर्दू और अंग्रेजी है ये पहले थे, लेकिन वर्तमान में कौन सी है, वर्तमान में डोगरी है। ये याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। अभी वर्तमान में है डोगरी, बस इतना याद रखिए। ये सब पहले की थी, अभी वर्तमान में डोगरी है। अगला प्रश्न देखिए, जापानी संसद कहलाती है। जापानी संसद बताइए, आंसर नंबर क्या बनेगा, डाइट कहलाती है। जापानी कौन सी है, डाइट, इसके सांसद का नाम है। अगला प्रश्न देखें, और ये देखिए जैसे यहाँ पे डेल दिया हुआ है, यह डेल कौन से देश के सांसद का नाम है, तो इसका भी ध्यान रखें। यह डेल जो है आयरलैंड की है। कहाँ के सांसद का नाम है, आयरलैंड का है। और सेजिंग, यह सेजिंग किस देश का है, तो यह जो है पोलैंड का है दोस्तों, पोलैंड का है। कहाँ का है, पोलैंड का है सोजिम, है ना। और कोटस, कोटस कहाँ के पड़ जाएगा बताइए, कोटस पड़ जाएगा यह स्पेन का, स्पेन का कोटस है। अगला प्रश्न देखिए कि रियाल किस देश की मुद्रा है, रियाल किस देश का मुद्रा है दोस्तों, तो यह सऊदी अरब का है। रियाल कहाँ का है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, सऊदी अरब का, है ना। और रोमानिया के मुद्रा का नाम बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे रोमानिया पहले दिया है, इसका मुद्रा का नाम बताइएगा। तो रोमानिया के मुद्रा का नाम है ल्यू। क्या नाम है, ल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रोमानिया का। और पाकिस्तान की मुद्रा का नाम तो पता ही है, इसका रुपया ही है जो हमारे यहाँ है, ठीक है। बस इस पे जो फिगर लगी हुई है वहाँ पे उनकी लगी हुई है। अगला है देखिए अंगोला। अंगोला कहाँ की है दोस्तों बताइए, तो अंगोला जो है क्वांजा की है। कहाँ की है, क्वांजा, क्वांजा देश है, वहाँ की ये मुद्रा है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय झंडे में चक्र का रंग बताना है हमें, कैसा है चक्र का रंग, नीला है, केसरी है, लाल है या काला है, तो आंसर बताइए क्या बनेगा, नीला है। ऑप्शन नंबर बनेगा ए, यहाँ पे ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, बंकिम चंद्र, अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे। देखिए पहला तो प्रश्न बनता है कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था वंदे मातरम का, और इससे और भी रिलेटेड प्रश्न बनता है कि जैसे कि यह लिया कहाँ से गया है ना, तो ये भी याद रखिए, ये कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। और यह सबसे पहले कहाँ पे, मतलब कि किस अधिवेशन में गाया गया था, तो आपको बता दें कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, तो 1896 में। उसमें अध्यक्ष कौन थे आपको ये बताना है, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और इसको अंग्रेजी में अनुवाद कौन किए थे, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अरविंदो घोष गाए थे, है ना। किसमें, अंग्रेजी में अनुवाद करे थे। और बता दें हमारा कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, अंग्रेजी में अनुवाद तो अरविंदो घोष किए थे। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया। और इस गीत को सर्वप्रथम आपको बता ही दे कि 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और सबसे पहले प्रकाशित हुआ था यह कब, तो 1882 में, 1882 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास जो है आनंद मठ से इसे लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को, कौन से दिन को एक चैत्र पड़ता है, तो आंसर बनेगा डी, 22 मार्च को पड़ता है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, यदि लीप ईयर है तब, लीप ईयर ये तो अधिक वर्ष का है ना, यदि लीप ईयर है तो पड़ेगा 21 मार्च को, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया है, तो ये देश का राज्य चिन्ह पर देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे। और इसका अर्थ क्या होता है, सत्य की ही विजय होता है। अगला प्रश्न देखिए जो भी हमारा करंट अफेयर रहेगा, क्योंकि वो तो 2016-17 का रहे तो वो हमें नहीं देखना है ना, तो ये जैसे करंट अफेयर है तो इसे हम लोग नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि इसका उपन्यास द वॉल है, यह किसका उपन्यास जो है द वॉल है, तो आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर, यह एक क्रिकेटर है और वो क्रिकेटर का नाम क्या है, राहुल द्रविड़। अभी वर्तमान में इंडियन टीम के कोच है ना, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, रेड क्रॉस का मुख्यालय बताइएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है ना, स्विट्जरलैंड के
जिनेवा में। तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और 1883 में हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा यह रेड क्रॉस का मुख्यालय जो जिनेवा में अवस्थित किए गए थे। कब? 1863 में, 1863 ईस्वी में। अगला है आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम इसी बुक से लिया गया है, तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? द ओडेसिटी ऑफ होप जो है यह कौन लिखे हैं? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा बराक ओबामा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि समय का वर्णन करते हुए सापेक्ष एडी का अर्थ बताना है आपको। एडी किसमें? तो समय में। एडी मतलब होता क्या है? एनो डोमिनी होता है ना। आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा एनो डोमिनी। अगला प्रश्न देखिए, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया कब जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को ही शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की मृत्यु जो है गोली चलाकर की थी। कब? 30 जनवरी को ही 1948 में। इसलिए 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने का डर यानी एक्सेस खोने का डर जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये डर जो है क्या कहलाता है? नोमोफोबिया या मोनोफोबिया या सिनोफोबिया या फिर यूफोबिया। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, नोमोफोबिया कहलाता है। अगला देखिए कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सबसे पहला चलचित्र कौन था? आंसर बताइए। पराजितो, जल साधर या फिर मारुलता या फिर पाथेर पंचाली। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, पाथेर पंचाली था सबसे पहले सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित चलचित्र। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या बिहार? तो राइट आंसर बताइएगा क्या बनेगा? कोलकाता, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पे सी, कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखिए कि पंचतंत्र यह पुस्तक है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। यह गुप्तकालीन लेखक है विष्णु शर्मा, इनके द्वारा लिखा गया। अब बाइबिल के बाद यह दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित होने वाली दूसरी पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए कि कौन जो है आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो आंसर बताइएगा। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी थे। राइट आंसर क्या बनेगा? धन्वंतरी जो थे आयुर्वेद चिकित्सक थे और महान खगोलविद एवं गणितज्ञ भी थे। अगला प्रश्न देखिए कि आईपीएल का शुरुआत कब होता है? आईपीएल का शुरुआत अभी आईपीएल वर्तमान में चल भी रहा है दोस्तों। तो आईपीएल की शुरुआत होती है 2008 ईस्वी में। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि वेल्स शहर कहाँ पर है? वेल्स शहर कहाँ पे है? तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बनेगा, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न देखिए कि मात्रा दिया हुआ यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर चिन्हों का अर्थ जो है सामान्य है, इसका आयाम हमें है बताना है क्या होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है किसका है? ये एस इक्वल होता है ना यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, है ना। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये किसके इक्वल है? एस के इक्वल। और एस यहाँ पे होता क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है हमारा। क्या होता है? विस्थापन, है ना। और यू तो पता ही है, यू मतलब होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट, है ना। तो शुरुआत का जो हमारा चाल होगा वो होगा प्रारंभिक चाल। और टी से तो पता है, टी से टाइम या समय बोल सकते हैं यहाँ पे। और ए से क्या है? एक्सेलरेशन है यहाँ पे यानी त्वरण। तो देखिए एस इक्वल क्या होगा हमारा? एस इक्वल जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है ये इक्वल में आ जाएगा इसके। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि साखीय भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार कितना होता है? बताइए कितना होता है? तो आंसर क्या बनेगा? 10⁻⁻⁶ मीटर।
कम होता है, तो आंसर यहाँ पे इससे बड़ा होता है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। साक्ष्य भौतिकी का जो नियम है उस कणों पर लागू होता है जिसका आकार जो है 10⁻⁻6 से बड़ा होता है ना। अगला प्रश्न देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे ए बन गया। अगला हमारा प्रश्न है कि किसी पौधे के किस भाग में जो है मोसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है। मोसोफाइल कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो आंसर बताइए। पत्ती में, जड़ में, तना में या बीज में, तो आंसर बनेगा पत्ती में। राइट आंसर यहाँ पे बनेगा बी। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति जो है भी और माध्यम का घनत्व पी के मध्य संबंध हमें दर्शाना है, दिखाना है कि क्या होगा, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर होता है, आंसर बताइएगा। कोचिन, तलवंडी, लाहौर या देहरादून, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी तलवंडी। वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो यह पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, क्या इनकी जन्म कब होती है, ये भी याद रखिए। तो 1469 में होती है इनकी जन्म, 1469 में इनकी जन्म होता है। उस समय पंजाब विभाजित नहीं था। अगला प्रश्न देखिए कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां पर भेज दिया था। बहादुर शाह द्वितीय को कहां पर भेज दिया था, तो आंसर आपको पता है, राइट आंसर इसका ए होगा, रंगून। रंगून वर्तमान में अभी क्या कहते हैं, रंगून को म्यांमार बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था, तो आंसर क्या बनेगा, सर विलियम जोन्स के थे ना। आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी बनेगा, सर विलियम जोन्स। और यह जो है अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास जी के द्वारा लिखा गया। और ये जो प्रथम अनुवाद हुआ था यह कब हुआ था, यह भी याद रखिए 1789 में सबसे पहले किया गया था, सर विलियम जोन्स के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित यह नाटक है। कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे और सर विलियम जोन्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिविल सर्वेंट थे, जिसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक शोध संस्थान की स्थापना किया था। कौन, तो विलियम जोन्स। अगला प्रश्न हमारा कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। आखिर से मतलब कि लास्ट से पहले एक वायसराय कौन था, ये हमें बताना है। तो आंसर क्या बनेगा, माउंटबेटन, इरविन या वेवेल या मिंटो, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, वेवेल। भारत का वायसराय के रूप में कार्यकाल इसका कब था, तो 1944 से 47 तक था। उसके बाद में माउंटबेटन आया 47 तक था। उसके बाद जो है माउंटबेटन वायसराय बनकर 1947 में मार्च में भारत का आया। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कीटहारी वनस्पति है। कीटहारी वनस्पति कौन सी है, तो आंसर क्या बनेगा, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया आंसर नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर। यह कीट भक्षी के अंतर्गत आता है, अपना भोजन छोटे छोटे कीटों के आकार में करता है। अगला प्रश्न देखिए, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। आंसर क्या बनेगा, तो आंसर इसका बनेगा वासीय अम्ल और ग्लिसरॉल। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, वासीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बनेगा, वासीय अम्ल और ग्लिसरॉल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है, कितना घंटा आगे है यह बताना हमें। तो आंसर क्या होगा इसका, 5.5 घंटा आगे है। 5 सही 1/2 घंटा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है। गीला स्थान यहाँ पर है, तो कौन सा स्थान है बताइए। आंसर है आपका ए, एशिया में है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान एशिया में है, मेघालय में। मेघालय के मासीराम और चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए सबसे गीला स्थान कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं आइसोबाथ। क्या बोलते हैं, आइसोबाथ बोलते हैं। तो आंसर नंबर यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, आइसोबाथ। अगला प्रश्न देखिए, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो यह कौन सी वायु है जो ठंडी और शुष्क वायु है, आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एक बोरा होगा। यहाँ पे आंसर बनेगा सी। बोरा एक ठंडी स्थानीय जो पवन है, जो मध्य यूरोप के
एड्रियाटिक तट पर प्रवाहित होती है, जबकि हरिकेन जो है, ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं हरिकेन, यह किसका है? तो यह जो है कैरिबियन सागर में चलने वाली चक्रवाती पवन है। इसका निर्माण जो है मूलतः पछुआ पवन से होता है और दक्षिण पूर्व अमेरिका में चलने वाली चक्रवाती पवन जो है टॉर्नेडो होती है। क्या कहलाती है? दक्षिण पूरब में अमेरिका में चलने वाली, अमेरिका की कौन है? टॉर्नेडो है। और सबसे यह जो है विनाशकारी चक्रवाती पवन है टॉर्नेडो। अगला प्रश्न देखिए कि यह नदी दिल्ली में है। कौन सी नदी दिल्ली में है? देखिए ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? यमुना। यमुना नदी के किनारे ही तो स्थित है दिल्ली, तो आंसर नंबर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, इरावती नदी इसमें जा मिलती है। इरावती नदी जो है कहाँ पे जाकर मिलती है? इरावती नदी म्यांमार से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बनेगा राइट आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। क्या कहलाता है? यह कहलाता है फियोर्ड। आंसर नंबर बनेगा ए, फियोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बनेगा, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह एक संग्रहित फल है। बताइए कौन सा संग्रहित फल है? आंसर क्या बनेगा? सहतूत, कटहल, अनानस, बरगद, गूलर, अंजीर, ये सभी के सभी जो हमने नाम रखा है ये संग्रहित फल है। तो इसमें ऑप्शन तो ए मिल रहा है, तो राइट आंसर हमारा इसमें बनेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, जब प्रकाश जो है दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है ना, तो आंसर नंबर बनेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कि दो संख्या है x और y का HCF एलसीएम क्रमशः 4 और 48 है, तो x y का मान। तो ये देखिए प्रश्न आपको ये 30 सेकंड के लिए मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने बताया पहले ही कि मैथ्स के क्वेश्चन आप लोग को 30 सेकंड के मिलेंगे। तो आइए इसे आप लोग सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद मेरी बारी आएगी। दो संख्याएं हैं एक्स वाई, HCF दिया हुआ है x, दो संख्या है x और y है HCF और एलसीएम क्रमशः दिया हुआ है यहाँ पे 4 और 48। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। ये फार्मूला बेसिस पे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल इसका फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा कि एलसीएम और गुने HCF होता है इक्वल फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर होता है। ये तो आप 4-5 क्लास से ही पढ़ते आए होंगे ये वाला फार्मूला, तो बहुत ही आसान है। आइए इसे अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। आप लोगों ने सॉल्व करा, आंसर आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका हमने अभी फार्मूला बताया जस्ट कि एलसीएम इनटू HCF इक्वल फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर हमने बोला। तो देखिए हमारे पास HCF और LCM क्या दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। क्या है मेरा? 4 और 48 दिया हुआ है, और नंबर भी हमारे दिए हुए x और y दिए हुए हैं ना, फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर y। तो इस दोनों को मल्टीपल करिए, कितना आ जाएगा? 192 आ रहा है। तो हमें इस दोनों का गुणन ही तो बताना था कि x y का वैल्यू होगा क्या। तो हमारा आ कितना रहा? 192। तो आंसर x y की वैल्यू 192, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए। अब देखिए कि दो भिन्नों के मस यानी HCF और लस यानी LCM विषय में क्या सही है हमें बताना है। तो देखिए ये फार्मूला है दोस्तों, इसमें फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका कि HCF इक्वल गणक का HCF बटा हर का LCM है ना, ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बता रहा है क्या कि 48, 108 और 140 का महत्तम समवर्तक हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे HCF निकालना है आपको, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आप सपोज कर सकते हैं इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चलेगा कि HCF क्या है। या फिर कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं, पहले 48 का निकालिए, फिर 108 का निकालिए, और फिर एक 140 का निकालिए। इस तीनों में कॉमन जो आएगा उसका आंसर बनेगा। तो देखिए इस तीनों का निकाल के हम लोग देखते हैं, निकालिए आप लोग पहले, उसके बाद हम देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगी। चलिए आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है इसलिए हमने इस पर ज़्यादा समय नहीं दिया। ये 48 को पहले आप यदि डिवाइड करेंगे 140 से, 140 को डिवाइड करेंगे 48 से, 2 टाइम्स में करिए 96 घटेगा तो आएगा आपके पास 44। 48 से 1 टाइम्स में 44 घट आएगा 4 को 44 से यानी 11 टाइम में पूरे कट
कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, चलिए 1 से आया हमारे पास 4। अभी सेकेंड बारी है हमारा। सेकेंड क्या है हमारा, 4 से जो है 108 को हमें डिवाइड करना है। तो आइए इसे भी डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। 2 टाइम से पहले करिए 8, फिर बचेगा हमारे पास 28, इसे 7 टाइम में 28 पूरे से पूरे कैंसिल। तो हमारा आंसर बन क्या रहा है, आंसर बन रहा है हमारा 4। तो राइट आंसर HCF क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना बताना है हमें। सेल्सियस में ये तो फार्मूला बेसिस पे है दोस्तों, फार्मूला याद है तो बहुत ही आसानी से बनेगा। देखिए फ़ारेनहाइट फार्मूला बता देते हैं, आप जस्ट बना दीजिएगा। फ़ारेनहाइट -32 होती है, ठीक है, बाई 9 इक्वल सेल्सियस बाई 5 होती है। बस इस पे आपको रखना है, सिंपल बनेगी। फ़ारेनहाइट दिया ही है तो इसके F के जगह पे 5 रखिए, 32 है तो 32 रखिए, 9 तो है ही नंबर, C निकालना है हमें तो C को C रखते हैं और 5 को 5 रखते हैं। सभी का वैल्यू रख के बना दीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आइए इसको हम लोग बना के देखते हैं। इसे हम लोग रखते हैं F -32 बाई 9 इक्वल C बाई 5। C हमारा यहाँ पे सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट 5 दिया हुआ है तो 5 रखिए, 5 -32 बाई 9 इक्वल C तो नहीं दिया है 5। अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी आएगा उसे 9 से डिवाइड कर देना है। तो आइए इसको हम लोग घटा के देख लेते कितना आ जाएगा। 27 माइनस में आएगा मल्टीपल 5 बाई 9, 9 से काटिए, 9 3 जा 3 5 जा -15। ये 15 डिग्री जो हमारा सेल्सियस में है, 50 डिग्री क्या है माइनस में है। तो ऑप्शन नंबर क्या बना, ऑप्शन डी बन गया राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दिया क्या है कि 20 पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो हमें x का मान बताना है, क्या होगा, निकालिए। इसका आंसर क्या आ रहा है आपसे। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है कि 20 पुस्तक का क्रय मूल्य और x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है ना। तो आप इसको कर लीजिएगा, CP इंटू जो आपके पास दिया है 20 इक्वल यहाँ पे SP इंटू हमारे पास दिया हुआ है इसको x और CP SP को निकाल लीजिएगा, CP बाई SP लिखिएगा यानी x बट्टा 20 आ जाएगा। तो अब पता ही हो गया CP कितना है SP कितना है, इससे निकल नहीं जाएगा, बहुत ही सिंपल में निकलेगा। यानी CP यानी कॉस्ट प्राइस हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है x और सेलिंग प्राइस हमारा दिया है 20, तो यहाँ से लाभ आपके पास दिया गया है 25%, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो आइए इसको निकाल के ही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इक्वल हम लोग लिखते हैं ना कि क्रय मूल्य गुन्ने जो हमारा प्रॉफिट है 125 हो जाएगा, 25% लाभ गुन्ने 100, 25 से काटिए 25 टाइम में 25 25 और 25 चौका है ना। तो इसे क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80 और बाई 5 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 16 रुपया और हम बेच कितना रहे हैं 20 रुपया में, तभी तो हमारा 25% का लाभ हो रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि 7500 प्लस 1250 बट्टा 50 बराबर किसके हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या, इसको इससे काटिए 0 से 0, 5 से काटिए, इसको कितना टाइम में काट दीजिएगा 5 2 जा और 5 5 जा, बस 25 आ रहा है, इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 75 25। आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो देख के ही आप बता दीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, इसको सरल करना है ना। 12 के पावर में है 1/2, हमें सरल इसे करना है। तो देखिए कैसे सरल करेंगे। आपको पता है कि यदि ऐसा कोई कंडीशन दिया है, जैसे हमारे पास √4 दिया है, ठीक है, तो √4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2 है ना, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जब हमारे पास ऐसे दिया है तो क्या हम इसको और तरीके से नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्यों हमने आंसर चूज करा ये भी आप देखिए, इसका राइट आंसर तो हमने ए बताया, ठीक है। ये कैसे आया, तो देखिए हमारे पास 12 है, 12 के 12 रूट अंडर हम लोगों ने 12 लिखा, तो रूट अंडर 12 हमारे पास हमने लिख दिया। तो इसे 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या 3 4 जा 12, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का हमें पता होता है कि 4, तो इस कारण हमारा राइट आंसर ए बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 3 तो अंदर ही रह जाएगा और जो मेरा 4 था ये 4, ये तो 2 × 2 हो गया, तो 2 तो बाहर निकल गया, एक पेयर 2 और √3, तो आंसर इसलिए बना ऑप्शन ए।
अगला देखिए, एक अंक दिया है जिसके 7 गुने अंक से 15 घटाने पर अंक के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। यानी बोल रहा है 7 गुने, तो इसे आइए बनाइए, देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर। 7 गुने से 15 घटाने पर 2 गुने से 10 अधिक होता है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या कि 7 गुने कीजिए से 15 घटाने पे इक्वल 2 गुने से 10 अधिक, 2 गुने से 10 अधिक है, तो बन नहीं जाएगा अब इक्वेशन। बताइए, इक्वेशन तो हमने बना दिया। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। 7 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 5x, और ये माइनस में है तो उधर प्लस में, यानी हो जाएगा कितना 25। 5 से काटे 5 टाइम में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो हमें अंक प्राप्त हो ही गया ना। तो आंसर क्या आ गया, तो वह अंक कौन सी है यही ना हमें बताना था। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 साल पहले राम श्याम से 3 गुना अधिक बड़ा था, तो राम की वर्तमान आयु हमें बताना है कि क्या होगा। तो आइए हम लोग बना लेते हैं इसको, क्या आएगा आंसर। देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि ये राम श्याम 2 वर्ष और 16 वर्ष, ठीक है। 3 साल पहले कितना था, 3:1 के रेशियो में था। 6 साल पहले 3:1 के रेशियो में था, यानी 1:8। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको काटेंगे तो 1:8 राम और श्याम की। अभी जो है 6 साल पहले 3:1 के रेशियो में था। तो यदि ये 3 के 1 के रेशियो में हमारा, तो हम इसे 8 से मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। वर्तमान कितना है 6, तो ऐड कर दीजिए, कितना ऐड पड़ जाएगा इसका टोटल 30। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है 30 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए कि ए और बी एक कार्य को समाप्त करने के लिए 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उतने ही काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, ये हमें बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 12 गुने 4 करिए, क्योंकि 12 दिनों में करता है अकेले, दोनों मिलकर 4 दिन तक करते हैं। और 12 माइनस 4 करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12 4 जा 48। 12 में से 4 घटाएगा तो 8, काटिए इसको, कितना टाइम से आएगा 6 दिनों में बी अकेले काम को कर लेगा। तो आंसर नंबर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया हुआ है कि 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 से लघुत्तम अंक हमें बताना है, LCM। तो LCM हम लोग निकालेंगे किसका, नीचे का LCM ले लीजिए। 6, 8, 12, 10 का LCM कितना हो जाएगा, टोटल का LCM हो जाएगा 120। और देखिए ऊपर जो है आप LCM की तरह ही बनाना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, 105, 110 हो जाएगा और 36। ये कैसे हो गया, आपको आता होगा फ्रैक्शन का, मतलब बट्टा का जोड़ जिसे हम लोग बोलते हैं, वो तो आता ही होगा, सब सेम वैसा ही करना है, ठीक है ना। सभी को देख लीजिए। और इसमें LCM जो आ रहा है सबसे, मतलब कि एक कॉमन जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो 36/120। तो 36/120 रखिए, इसे काटिए, कितना आ जाएगा 3/10 है। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 3/10। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है हमें बताना है। तो चक्रण जो है क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है। कितने, आंसर बनेगा ए। यहाँ पे यह परमाणु के इलेक्ट्रॉन के चरण को बताता है और इसे जो है एस के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके 2 मान होते हैं, एक दक्षिणावर्त चक्रण है ना, एस इक्वल +1/2, तथा वामावर्त क्या होता है, एस इक्वल -1/2। अगला देखिए, एक धातु के फास्फेट का सूत्र जो है MHP4 है, इसका क्लोराइड का सूत्र हमें बताना है, क्या होगा। क्लोराइड का क्या होगा, तो क्लोराइड का MCl2 बन जाएगा। इसका आंसर नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, MCl2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें sp संकरित कार्बन है, किसमें है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा CH इक्वल CH, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि H मतलब हाइड्रोजन बम पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो आंसर बताइए, नाभिकीय संलयन पे है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किया है, तो अमेरिकी वैज्ञानिक है
कौन है? अमेरिकी वैज्ञानिक जो 1952 ईस्वी में किए थे हाइड्रोजन बम का आविष्कार, और नाभिकीय संलयन पर इनका आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है, हाइड्रोजन बम। अगला देखिए, इसका ऑक्सीकरण, मतलब इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो वह कौन सा हमें धातु है बताना है, एलिमेंट कौन है? तो आंसर बताइए क्या बनेगा? एफ। राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, फ्लोरीन। रासायनिक तत्व है यह एक, आवर्त सारणी में सप्त समूह के प्रथम तत्व में आता है, जिसमें सबसे अधिक अधातुई गुण वर्तमान है। इसका परमाणु संख्या पता है आपको कितना होता है? 9 होता है। अगला प्रश्न देखिए कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने परमाणु या अणु होते हैं, हमें बताना है। तो देखिए आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 6 × 10⁻23 इसमें परमाणु होते हैं। तो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, N2+O2 जो है हमारा 2NO के लिए आंसर क्या बनेगा? तो दोनों तरफ मोलों की संख्या क्या है? समान है, तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धांत दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, कि ट्रायंगल P जो है हमारा, ट्रायंगल पाई बड़ा और बराबर होगा H/4 पाई कहलाता है। तो यह किस सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत को कहेंगे? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बनेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कि C6H12 की कितने अचक्रीय श्रृंखला जो है समवायवी संभव है? कितने संभव है? तो आंसर ऑप्शन बनेगा इसका ऑप्शन सी, 5 संभव है अचक्रीय श्रृंखला समवायी का, C6H14। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, यदि दोनों जनकों को जो है रुधिर वर्ग AB हो, दोनों जनकों का रुधिर वर्ग यानी AB हो, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, बताइए। तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर क्या बनेगा? तो AB है तो A हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है ना, तो आंसर नंबर यहाँ पे क्या बनेगा? बी। अगला प्रश्न देखिए कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है, अपनी क्या चीज का उपयोग करता है? तो आंसर क्या बनेगा? ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, ग्लाइकोजन। आंसर नंबर बनेगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन भूख लगने पर सबसे पहले उपयोग करता है। प्राणी शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में संग्रहित रहता है। यह यकृत, मांसपेशी और मस्तिष्क में उपस्थित रखता है, और जब भी शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लूकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। अगला प्रश्न देखिए कि यह एक प्रोटीन नहीं है, हमें बताना है कौन सा इसमें प्रोटीन नहीं है, बताइए। लिम्फोसाइट जो है एक प्रोटीन नहीं है, आंसर यहाँ पे बनेगा डी। लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रोटीन नहीं है। यह क्या है? एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है, जबकि श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है जीवाणु को नष्ट करने का मुख्य कार्य करती है। अगला प्रश्न देखिए कि यह आयरन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, कौन नहीं उपस्थित? आंसर क्या बनेगा? तो देखिए Na+, Ca+ और Mg++, यानी Na कहने का मतलब है यहाँ पे हमारा क्या? सोडियम है ना, प्लस, और कैल्शियम प्लस, ये तो माइनस है तो ये नहीं होगा। मैग्नीशियम प्लस तो ये भी होगा, और Cl- इत्यादि में पाए जाते हैं क्या? प्लाज्मा के अनेक खनिज आयन जैसे पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा के हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त के आयन को लगभग 55% होता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा क्या? तो राइट आंसर ऑप्शन बनेगा हमारा नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है? आंसर ये तो होता ही है दोस्तों, ये भी होता ही है ना, और Cl वाला भी होता ही है हमारे पास Ca, तो आंसर बनेगा सी। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए कि इसका पोषण विधि जो है हाइलोफाइटिक है। इसकी पोषण विधि जो हाइलोफाइटिक है किसकी है? यूग्लिना की है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? सी, यूग्लिना। ये स्वपोषी होता है। अगला प्रश्न देखिए कि यह जो है सिराइड्स स्रावित करता है। सिराइड्स स्रावित कौन करता है? सिट्राइड्स स्रावित कौन करता है? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा हमारा अग्नाशय। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अगला देखिए, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन करता है? तो माइक्रोकोन्ड्रिया की खोज यह करता है। उत्पादन कौन करता है? आंसर बनेगा यहाँ पे बी,
देखिए माइक्रोकोंडिया की खोज कौन की है, अल्टमैन की है। कब की है तो ये भी याद रखिए 1886 ईस्वी में की है। और बेडा ने इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। कौन दिया था, बेडा नाम दिया था। और यह कोशिका का श्वसन स्थल है, ठीक है। कोशिका में इसकी संख्या जो है निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विषाणु में होता है वायरस। विषाणु में क्या होता है दोस्तों, तो विषाणु की खोज के बारे में पहले जानते हैं। विषाणु में होता है, आपको एक बात बता पहले, विषाणु में क्या होता है, या तो डीएनए या आरएनए होता है। तो आंसर नंबर यहाँ हमारा बनने वाला है, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि विषाणु का खोज कौन किए हैं। तो विषाणु के खोज जो है रूस के वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है इवान विस्की, जो 1892 ईस्वी में 1892 ईस्वी में यह खोज किए हैं। तंबाकू के मेजोक रोग पर यह खोज किए थे उस समय। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा कि एक पैरा में परिशिक्षित कणों का आकार इस पराशय में होता है, कितना से कितना एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो आंसर बनेगा हमारा 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच। तो आंसर नंबर ऑप्शन बनेगा ए बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखिए कि अगर किसी कोड में 134 अच्छी स्वादिष्ट के लिए है, 478 का अर्थ है अच्छी पिक्चर देखा, और 729 का अर्थ है पिक्चर धुंधली है, तो अंक का अर्थ देखो बताना है। इसका अंक का अर्थ है देखो का अंक क्या बनेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए जैसे ये दिया है 134 अच्छी और स्वादिष्ट, तो देखिए और भी है क्या इसमें, 478 में देखिए अच्छी पिक्चर देखा, तो देखिए यहाँ पे दो मैच कर रहे हैं, 4 और इसमें भी 4, इसमें भी अच्छी है और इसमें भी अच्छी, तो दोनों को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। 4 यानी कैंसिल हो गया है मेरा, 4 यहाँ से भी हटा दीजिए, 4 यहाँ से भी हटा दीजिए, ठीक है। अब बच गया हमारे पास, इसमें 7 है इसमें भी 7 है, तो देखिए पिक्चर देखा है ना, यहाँ पे भी पिक्चर, तो इसका भी पिक्चर इसका भी पिक्चर, क्या तो मेरा 7 कैंसिल यहाँ से हो गया। अब इसमें बच गया 8 है ना, इसमें बच गया अब 8, और इसमें 29, इसमें बच गया 13, ठीक है। ये हमारा पिक्चर अच्छी और ये पिक्चर कैंसिल हो चुका है। अब देखिए और क्या क्या मैच कर रहा है हमारे पास, तो हमारे पास मैच कर रहा है 2 इसमें नहीं है, देखिए 8 इसमें भी नहीं है, तो हमारे पास देखिए इसमें बच गया क्या, देखो ये 3 जो संख्याएं थी हमारी, इसमें 4 कैंसिल हो चुकी है, इसमें 7 भी कैंसिल, 8 जो है हमारे किसके लिए दिखा रहा है, तो 8 देखो के लिए दिखा रहा है। तो आंसर नंबर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा रीजनिंग बनता है कि रोज को ऐसे लिखते हैं, चेयर को ऐसे लिखते हैं, तो सर्च को क्या लिखेंगे हम लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आर को 6 लिखना है, को यहाँ पे सारे बताया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर देख रहे हैं आप, आर को 6, इसमें भी आर को 6 लिखा गया, तो ऐसे ही इसमें भी बताना है। देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे आता है मेरा आर, मतलब इधर से काउंट करेंगे तो चौथा, इधर से करेंगे तो तीसरा, तो आइए काउंट करके देख लेते हैं। इधर से चौथे क्रम में हमारा, चौथे क्रम में 6 आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि तीसरे क्रम पे आ रहा है, ये पहले ही कैंसिल, ये 4 नंबर पे ये आ रहा है, ये 1 हो सकता है, ये भी 3 नंबर पे आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऐसे ही बन गया बी। अगला प्रश्न देखिए कि कोड में एयर ग्रीन कहलाता है, मतलब एयर जो है ग्रीन कहलाता है, ग्रीन ब्लू कहलाता है, ब्लू स्काई कहलाता है, स्काई येलो कहलाता है। उसी कोड में बताना है कि क्लियर स्काई का रंग होगा क्या। क्लियर स्काई का रंग होता क्या है दोस्तों, तो क्या होगा इसका, क्योंकि क्लियर स्काई का रंग ब्लू होता है, और ब्लू क्या कहला रहा है यहाँ पे, ब्लू स्काई कहला रहा है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा स्काई, आंसर नंबर बी बनेगा। अगला देखिए, अगर जेड को इतना आर को इतना लिखा जाता है, तो जे को कितना लिखा जाएगा हमें बताना है, बताइए कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ये जो है दोस्तों, ये किसी का क्यूब है, तो किसका क्यूब है ये हमें नहीं पता। देखिए इसका टोटल वैल्यू होता है कितना है, 26 का हाफ करिए यानी 13, ये 13 का क्यूब है दोस्तों। 13 का क्यूब कितना है, 2197। सेम आर का करिए, आर का टोटल वैल्यू 18 होता है, 18 का हाफ करिए 9, ये 9 का क्यूब है 729। तो हमें जे का भी सेम वही कंडीशन करना है, जे को करिए, इसका वैल्यू 10 होता है, इसका हाफ हाफ करिए यानी 5 का होल क्यूब कितना होता है, तो 5 का होता है 125। तो आंसर नंबर बनेगा ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला भी है चेन्नई और पुदुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है, कितने तरीके से जो है एक्स चेन्नई से पुदुचेरी जाकर अलग टैक्सी के द्वारा वापस आ सकती है, कितना आ सकती है वापस। तो आंसर बताइए इसका क्या बनने वाला है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा 90। और 90 आया कैसे देखिए दोस्तों, तो चेन्नई से पुदुचेरी जाने के कुल तरीके कितने हैं, 10
गुन्ने 10 माइनस 1 होगा, तो इसमें गुना करिए 100 माइनस 1 माइनस 10 होगा ना, इससे भी मल्टीपल होगा, तो इसमें घटाइएगा तो 90। आंसर बन गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ 9 अंक 1 से लेकर 9 तक 6 अंक का प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 6 अंक को प्रयोग में लाना है और कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है हमें बताना है। तो सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, ये या फिर ये? तो आंसर बनने वाली हमारी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बनेगी। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा, सी। अगला प्रश्न देखिए, दिया है जेड इक्वल 52, एक्ट इक्वल 48, बैट का बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए 26 दूना 52, इसका वैल्यू 26 होता है, इसमें 2 से मल्टीपल कर दीजिए। सेम इसका जितना भी वैल्यू आएगा उसको 2 से मल्टीपल करना होगा आपको। ठीक है, इसमें भी सेम जिसका इसका टोटल वैल्यू आएगा उसमें 2 से मल्टीपल कर दीजिए। तो इसका टोटल वैल्यू आपके पास आ कितना जाएगा, 23। 23 को 2 से मल्टीपल कीजिए 46, यानी आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, एक पासे 2 बार फेंका जा सकता है, 2 बार फेंका जाता है और 2 बार फेंके जाने से 7 का योग आने का संभावना कितनी है, ये हमें बताना है। तो 7 के आने की संभावनाएं देखी जाए तो 6 गुने 6, यानी टोटल हो रहा है कितना, 36 हमारा। तो 36 नीचे रखेंगे, एक का कंडीशन कितना है 36, एक काटी यानी 1/6। तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखें कि एक पेटी में 9 गेंद, 2 लाल 3 पीली 4 काली 3 गेंद जो है निरुद्देश्यता से निकाली जाती है, क्या संभावना है कि सब रंग सभी अलग रंग होगी, कौन सी संभावनाएं हैं? तो ये तो आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है कि C1 इंटू C3 और यहाँ पे भी बाई C3 होती है ना। टोटल है कितनी, 9। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2/7 आ जाएगी, आंसर नंबर ऑप्शन बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का हमें चयन करना है। प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया गया है ना, तो उत्तर आकृति में अब बताना है कि आंसर बनेगा क्या। तो बताइए इसमें आंसर क्या बनेगा। देखिए ये कैसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो आंसर हमारी क्या आने वाली है, आंसर आपकी ऑप्शन नंबर डी बनने वाली है। राइट आंसर क्या बनेगी, ऑप्शन डी। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हुए, प्रत्येक स्टेप में एक तीर क्या हो रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है ना। यहाँ से यदि देखा जाए तो यहाँ पे आई है ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ से लेके यहाँ तक आई है ना। कितना घुमा है, 135 डिग्री, सब में उतना ही घूम रहा है। ठीक है, तो आंसर नंबर डी बनेगा। अगला देखिए, दी गई श्रृंखला जारी रखने वाली आकृति को हमें बताना है। प्रश्न आकृति दी है ये बना, फिर ये बना, फिर ये। तो अगला क्या होने वाला है, तो अगला क्या होने वाला है दोस्तों, आंसर नंबर हमारा सी बनेगा। ठीक है, हर स्टेप में आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ से ये यहाँ आ गया, मतलब ये स्टार्टिंग में था, बीच में आ गया, फिर बीच से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से बीच में आ गया। तो अगला तो यहीं पे ना आने वाला है, तो इसमें यहीं पे आ रहा है। ये तो होगा नहीं क्योंकि त्रिभुज ये उल्टा इसमें बन गया, और ये भी होगा नहीं क्योंकि त्रिभुज यहाँ से ज़्यादा दूर चला गया, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर नंबर हमारा सी निकल रहा है। अगला देखिए कि 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुना जा सकते हैं अगर एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए। तो आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 330 तरीके से सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 बट्टे 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1 करिएगा तो आंसर आपकी आ जाएगी ना। अगला देखिए, कह रहा है क्या कि किसी आकृति में युग्म में वही संबंध है जो निम्न दी गई आकृति में है। देखिए ये इससे है संबंधित, तो हमें अगला आकृति बताना है क्या होगी। तो अगली आकृति होने का क्या होने वाली, आंसर सी बनने वाली। देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों नीचे, ये तो होगी नहीं, ये भी होगी नहीं, ये तो और ही नहीं होगी उल्टी। तो आंसर हमारा बच गया सी। अगला देखिए, अगर एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भाग के अंकों का योग जो है बराबर है, तो अंक का योग होगा कितना, अंक का योग होगा दोस्तों। तो आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके हम लोग को 12 तक ले जाना है, इक्वल 78 आ जाएगा। 3 बराबर भागों में बांटना, टोटल का ऐड 78 बटा 3 करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 36। आंसर नंबर बी बनेगा। अगला देखिए, दिया गया है शब्द फाइंटिस में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षर वर्णमाला के क्रम में हिसाब में लिखा जाए। तो कितना नहीं बदलेगा, तो कितना नहीं बदलेगा दोस्तों। देखिए इसमें बस और बस हमें 2 ही दिख रहा है, और 2 कौन कौन है, तो देखिए आइए दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या है हमारे पास, FAIN
टी एस है ना। तो ये देखिए यहाँ से ए लेते हैं, FGHIJK, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ABCDE नहीं, IJKL नहीं, NOPQ ऐसा ST, S के बाद T, एक ये तो हमारा मैच कर रहा है ST, और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास देखिए। तो हम यदि अकॉर्डिंग टू लिखे तो ए के बाद F के बाद I के बाद N के बाद S ऐसे T लिखेंगे ना, तो हमारे पास देखिए ये एक ये और एक ये दो चीज हमें मैच कर रहा है, तो बस यही आंसर बनेगा I और N। तो आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, B 2। अगला देखिए, एक आदमी हर एक तस्तरी में मूंगफली खाता है, पर 2 तस्तरी खाली रह जाती है। यदि दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है, अब इसके पास 3 मूंगफली बच जाती है, इसके पास कितनी तस्तरी थी यह हमें बतानी है। कितनी तस्तरी थी, तो आंसर क्या बच जाएगी इसके पास, तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है तो 2 तस्तरी खाली रह जाएगी। तो मतलब टोटल इसके पास कितनी रहती है, टोटल 9 रहती है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला को सही ढंग में पूरा करती है, हमें बताना है कौन सही करेगा दोस्तों। आंसर नंबर आपका सी बनेगा। यहाँ पे खुद आप देख के बता सकते हैं क्या बनेगा। देखिए ये वृत्त है, उसके बाद क्या बनेगा, अंदर में हमारा स्क्वायर मतलब कि वर्ग बन गया है ना। प्रत्येक स्टेप के अंदर में आकृति बाहर आ जाती है। देखिए ये अंदर वाला फिर यहाँ बाहर आ गया ना, तो ये वाला फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज बाहर आ जाएगा। तो त्रिभुज देखिए एक ये है और एक ये है, तो ये तो ऐसा सिर्फ तो बनेगा नहीं, ये कटेगा तो बस एक यही ना बचेगा, आंसर सी बने। अगला देखिए, अगर b इक्वल -50/-2 और a इक्वल -5 के स्क्वायर है तो निम्नलिखित में सत्य कौन सा होगा, हमें बताना है। तो आइए इसको हम लोग बना के देख लेते हैं क्या सत्य होगा। b इक्वल दिया हुआ है हमारे पास, a इक्वल दिया हुआ है, तो a इक्वल हमारा b होगा। क्यों होगा, तो आइए इसको हम लोग बता देते हैं। देखिए जैसे माइनस माइनस कैंसिल, इसको काटिए 25 आ जाएगा और इस वाले को करेगा तो 25 ही, तो a इक्वल दोनों तो 25 ही आ रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, a इक्वल b, ऑप्शन ए बनेगा। अगला देखिए, 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में छोड़ दे जब 6, 9, 15 और 18 वे विभाजित किया जाए। तो देखिए ये क्या होगा, 90 मल्टीपल n + 4, टोटल कितना हो जाएगा 364। ये 7 के गुणज है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला देखिए, कितने भिन्न तरीके से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं, कितने अलग तरीके से किए जा सकते हैं, तो ये टोटल किए जा सकते हैं 24 तरीकों से। आंसर बनेगा यहाँ पे बी, राइट आंसर क्या बनेगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, अगर वर्क को कोड में ऐसे लिखा जाता है, वुमेन को क्या लिखा जाता है। देखिए ये वर्क को कैसे लिखा गया है दोस्तों, तो इसका जस्ट हमें बताना है। तो ये देखिए हम लोग जब देखेंगे इसको अपोजिट इसका लिखा गया है, ठीक है ना, इसका जस्ट अपोजिट लिखा गया है, तो इसका भी जस्ट अपोजिट कर दीजिए। इसका अपोजिट करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 4, 12, 14, 26, 13। आंसर नंबर आपका आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगर इसको ये लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो कार को क्या लिखा जाएगा, हमें बताना है। तो देखिए सब में क्या कर रहा है दोस्तों, जो शब्द है इसके अक्षरों की संख्या जितनी भी है उससे 2 से मल्टीपल कर दे रहा है। टोटल काउंट कर लीजिए, यहाँ पे कितना है, 3 और 3 6, टोटल 6, 6 से 2 से मल्टीपल 12, इसमें टोटल कितनी है 3, 3 6, 3 9, 1 10, 10 को 2 से मल्टीपल है 20। सेम यहाँ पे भी टोटल काउंट करके 2 से मल्टीपल, 2 से इसको 3 और गुने 2 यानी 6, आंसर बनेगा हमारा बी, राइट आंसर। अगला देखिए कि 2 बालिग और 2 बच्चे के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत जो है 24 रुपया है। यदि एक बच्चे के टिकट का मूल्य बालिग के टिकट का मूल्य से आधा है तो बालिग के टिकट का मूल्य हमें बताना है कि कितना रुपया। तो जो बालिग के टिकट का मूल्य है वो कितना रुपया होगा, हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही आसानी है, माना कि बच्चे के टिकट का मूल्य 100 रुपया हम मान लेते हैं और जो बालिग है उनके टिकट का मूल्य 2x है, ठीक है। चलिए हम लोग सपोज कर लिए, अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या कि 2 × 2x मतलब ये जो बालिग के है दुगुना है, प्लस ये तो ये भी दुगुना इक्वल 24 हो रहा है, ये 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x, ये हमारा हो जाएगा 4 और 2 6, टोटल को ऐड कर देते हैं सीधे, 6x = 24, काटिए इसको कितना आ जाएगा 4 आएगा।
x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो बालिक के टिकट का मूल्य कितना है, 2x है, 4 2 जा 8 यानी 8 रुपया लगेगा। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। अगला देखिए क्या दिया है, आरोही क्रम दिया गया है ये, ठीक है ना, √2 और √4 और √6 दिया हुआ है। इसके 4 √6 दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब 4 वैल्यू नहीं है, यानी 4 कहने का मतलब जैसे √2 है, आपको पता है कि ये √2 है तो 2 के पावर 1/2 लिखते हैं। जैसे यहाँ पे √4 के 6 लिखा हुआ है ना, तो यानी 6 के पावर 1/4 लिखना है, इसका मतलब ये है। तो हमें आरोही क्रम में बताना है आंसर। अब देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा कि √2 और 4 के पावर 6 और 3 के पावर 4, ये बनेगा आंसर नंबर आपकी ए राइट आंसर हो जाएगी। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर है, उत्तर पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम बनेगा क्या, पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम दक्षिण पूर्व बन जाएगा, आंसर बनेगा दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि सूर्योदय पर जो है होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके छाए पर पड़ती है, तो उसका मुख किस तरफ है, ये हमें बताना है। तो उसकी मुख स्वाभाविक बात है किस तरफ होगी, दक्षिण दिशा की तरफ होगी, तब तो पड़ेगी ना, आंसर नंबर हमारा डी बनेगा। अगला देखिए एक लड़का जो है उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, 20 मीटर या किलोमीटर, ठीक है, 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है। इसकी अंतिम जगह अपनी आरंभिक स्थान से बताना है कि कितना मीटर कितने दूरी को डिस्टेंस करेगा। तो 45 मीटर तो डिस्टेंस करेगा, और वो किधर, तो पूरब दिशा में, आंसर बनेगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे ये भी रीजनिंग बहुत ही अच्छा है कि ए बी इंटू बी का अर्थ क्या है, यहाँ पे ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी के उत्तर में है, ए परसेंटेज बी का अर्थ क्या है, ए बी के पूरब में है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पश्चिम है, पश्चिम की तरह, पी परसेंट क्यू प्लस आर माइनस एस का अर्थ हमें एस क्यू के प्रति किस दिशा में है हमें बताना है। तो देखिए इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। देखिए आंसर बनेगा दक्षिण पूर्व, है ना, आंसर इसका दक्षिण पूर्व बनेगा, राइट आंसर यहाँ पे बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि राजा जो है पूरब की ओर 90 मीटर चलता है दाएं मुड़कर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्शन आपको पता है तो डायरेक्शन में उतना डिस्कस क्या करना, ठीक है। तो 90 मीटर चलता है, यदि नहीं आपसे आ रहे दोस्तों तो कमेंट में बताइए, हाँ तो इसको हम फुलफिल करेंगे, नेक्स्ट सेशन से हम इसको अच्छे से डिटेल्स में पूरे बताते चलेंगे, ठीक है। यदि आ रही है तो भी बताइए कमेंट में। 90 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, उत्तर तरफ मुड़ता है 100 मीटर चलता है, अपनी आरंभिक जगह पे वो कितनी दूरी है ये हमें बताना है, 100 मीटर की दूरी पे है, आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया है क्या 130 से लेकर 131 तक, ये हमारे पास 5 शहर है, पी क्यू आर एस टी, विभिन्न वाहनों से जुड़े हुए, पी क्यू नौके और रेल से, एस आर बस और नौका से, क्यू और टी वायुयान से, पी और आर नौके से जुड़े हुए, तो आर और टी रेल से बस से जुड़े हुए हैं। तो पहला प्रश्न बनता है कि आर क्यू से जाने के लिए कौन से एक वाहन का प्रयोग में लाया जा सकता है, कौन से वाहन का प्रयोग में लाया जा सकता है, तो आंसर क्या बनेगा, तो आर से क्यू जाने के लिए नौका का प्रयोग में लाया जा सकता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा नौका। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि शहर के कौन सा युग्म किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है बगैर तीसरे शहर जाए हुए, तो आंसर यहाँ पे बनेगा सभी शहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, सभी शहर क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए, तो आंसर हमारा बनेगा राइट आंसर डी यहाँ पे बन जाएगा। अगला देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ हमारे निम्नलिखित संख्याओं के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखिए इसमें सुमेलित जो नहीं है आंसर नंबर ए बन जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला बता रहा है हमारे का नेक्स्ट बोला है कि इनमें से कौन सी चिन्ह जो है गायब है, प्रश्नाकृति में दिया हुआ है प्रश्न, तो उत्तराकृति में से हमें चुन के बताना है, आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तीर का चिन्ह जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, जो गायब है, एंटी ऐसे फिर ऐसे, है ना, यहाँ से जो है दोस्तों फिर हमारा ऐसे है फिर ऐसे यहाँ पे, तो ये हमारा किसका गायब है, तीर का चिन्ह गायब है ना, तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए, आंसर नंबर जो हम लोग का बनेगा 133 का ऑप्शन बनेगा डी, राइट आंसर क्या बन जाएगा डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सी चिन्ह जो है गायब है हमें यह भी बताना है, इसमें कौन सी चिन्ह गायब है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न अक्षरों के समूह के कौन सा सुमेलित नहीं है हमें बताना है।
तो देखिए सुमेलित नहीं है। एक पहला गौर करिए कि हमने पहले देखना क्या है कि अल्फाबेट को कॉन्सोनेंट और वॉवेल के रूप में। देखिए तो इसमें हमारे पास वॉवेल है, इसमें क्या वॉवेल है? नहीं है। इसमें भी वॉवेल दिख रहा है यू और यू, इसमें भी वॉवेल ई ओ दिख रहा है, ए दिख रहा है, लेकिन इसमें एक भी वॉवेल नहीं दिखा। तो आंसर नंबर हमारा ए बन गया। अगला देखिए बी एफ का दिया हुआ है एच एल से संबंधित है, वैसे ही ई आई का संबंध किससे हमें बताना है। तो देखिए किससे संबंधित होगा, ये देखिए बी से एच गया है यानी 6 इंक्रीज, 6 बढ़ा है। ये एफ से एल गया, ये भी 6 बढ़ा है। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग 6 बढ़ा देते हैं। ई से 6 बढ़ाइए, ये खुद 5 पे होता है तो 11, 11 पे के होना चाहिए। आई खुद होता है 9 पे, 9 6 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 15, यानी ओ होता है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, जो रबर का वृक्ष से संबंध है वह रेशम का किसके साथ संबंध है हमें बताना है। किसके साथ है? कीड़ा। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए क्रम दिया हुआ है कि 3 सही 1/2 और 2 सही 1/3 ऐसे ही करके x/41 में, तो x का हमें वैल्यू बताना है कि क्या होगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू होगा 7। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 2, फिर अगला दिया है 2 सही 1/2, फिर 3 सही 1/8 में चौथी संख्या क्या आएगी? 1 2 तीसरी तो दे दी हुई, चौथी संख्या क्या आएगी बताइए। तो चौथी संख्या जो आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी? देखिए ये टोटल हम लोग करेंगे तो 2, और इसको फ्रैक्शन में ही कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/2 बनेगा ना। और इसे कीजिए 8 3 जा 24, 25/8 बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 5 गया, ठीक है, और ये 5 का फिर 2 टाइम्स, 5 का 5 टाइम्स मल्टीपल है, और ये कितना 4 टाइम्स है। तो सेम हमें क्या करना होगा, फिर हमें करना होगा यह जो बनेगा 125/32 है ना। तो आंसर हमारा 125/32, या इसको हम लोग होल में ब्रेक कर लेते हैं। होल में ब्रेक करिएगा तो 3 सही 29/32 होगा, यानी 3.29/32। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी बन रहा है। अगला देखिए क्रम दिया हुआ हमारे पास 100 99.5 98.5 97 95 92.5 89.5 में अगली संख्या कौन सी होगी हमें बताना है। तो इसमें प्रत्येक में क्या -0.5 इसमें कम हुई है, इसमें -1, फिर इसमें 1.5 कम हुआ, फिर इसमें कितना कम 2, इसमें 2.5, इसमें 3, इसमें 3.5 कम कर दीजिए। तो आंसर बन क्या जाएगा आपके पास 86। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगर इसके अर्थ ये लिखा जाता है, इसका अर्थ ये, तो इसका अर्थ हमें बताना है क्या होगा। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया हमारे पास दोस्तों, इसमें टोटल संख्या कितनी है, टोटल काउंट कर लीजिए पहले। टोटल नंबर हमारे पास 3 और 3 6 1 7 नंबर है, इसमें भी टोटल 3 3 6 1 7 नंबर टोटल। तो देखिए ये 7 नंबर है जो हम लोग ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, 3 इधर 3 इधर, लेकिन ये बीच में हमारा 4 बच गया, ठीक है, ये 4 को हम लोग ध्यान में रखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो 7 है, यहाँ पे भी जस्ट देखिए इस 3 को देखें तो ये भी मैच कर रहा है ना, सेम 7 इधर आ गया, फिर 9, फिर 6 आया ना, यहाँ पे 7 9 और 6 है ना, ये जो हमारा 7 9 6 है। तो सेम यहाँ पे वही कंडीशन करना है, इसको भी उठाइए और इसका भी हम लोग पहले 7 4 और 6, यानी इससे स्टार्ट होना चाहिए 6 4 7। तो 6 4 7 ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, तो आंसर नंबर सीधे हमारा बी बन रहा है। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन जो है पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बना सकता है। कौन बना सकता है बताइए। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे सी। देखिए इसे क्या बनेगा स्पष्ट, इसे बनेगा आपका ABJECT, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब होता है अधम या निष्कृष्ट बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न बनता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर इसका सी, बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है। अगला देखिए यहाँ पे रीजनिंग, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखिए 21 को 52 से हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें 27 को ऐड करिए तो टोटल कितना आ जाएगा 100। इसका भी टोटल को ऐड करिए, टोटल ऐड करिएगा इसका भी 100, तो इसे भी टोटल ऐड करके आपको 100 आना चाहिए। टोटल 16 और 71 को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 87। तो कितना कम हो रहा है 23।
तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जोड़ने पे ये भी 100 आएगा। अगला देखिए, कौवा जो है, कौवे की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वीं और बी दाएं से 9वां अपनी जगह आपस में बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वां, तो पंक्ति में कितने कौवे हैं हमें बताना है। कुल पंक्ति में 23 कौवे हैं, आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का दर्ज किसी भी तरफ से 19वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, कितने हो जाएंगे, तो 19 को 2 से मल्टीपल कर लीजिए और -1 कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 37। 38 में से एक कम 37, यानी ऑप्शन बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि 26 जनवरी 2008 को और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे, दोनों दिवस शामिल बताना है हमें। तो कितने टोटल दिन हो जाएंगे, 111 दिन आएंगे टोटल, इसे काउंट कर सकते हैं, आंसर बनेगा ये। अगला देखिए, ए और बी या तो समान आयु के हैं या ए बी से बड़ा है, सी और डी समान आयु के हैं या डी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमें सत्य है बताना है। इसमें ए बड़ा है सी से, ये कथन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बनेगा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए कि दो मानक घनों में सामने वाले फलक पर 4 और 3 लिखा है, इनके विपरीत फलक पर लिखे अंकों का योग क्या होगा हमें बताना है। क्या होगा, 7 होगा, आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला और लास्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है पास, निकट, असन्य, सन्निकट के समान लक्षण वाला है, तो कौन है, आंसर बनेगा राइट आंसर सी समीप होगा। तो ऐसे हम लोग ने ये भी सेट प्रैक्टिस खत्म किया। अब आगे जो आने वाली है नेक्स्ट वो होगी द प्लेटफॉर्म की, है ना। तो आशा है वीडियो पसंद आएगी, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में।